हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स एकेडमी पे। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है जेई मेन के पेपर का डिस्कशन। और ये कौन से दिन का होने वाला है? ये होने वाला है जनवरी 23 का। और कौन सा इवनिंग या मॉर्निंग? ये इवनिंग शिफ्ट का होने वाला है जी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल? पहला सवाल हमें क्या कह रहा है भैया? पहला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है भैया। ये मेरे को दे रखा है एक सवाल, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन ए टू एन बी, क्या दे रहा है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व दे रखा है आपको, और आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 है, ये आपको पूछा है, राइट? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो अब हमें बताना है कि 10n की वैल्यू क्या होगी, और n कहां दे रखा है? n हमें यहां दे रखा है, ये वाले 10n की पूछी। और एक उसके लिए ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को आप अच्छे से देख ले भाई। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.05। अच्छा, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.03। कितने मिनट पे है ये? 10 मिनट पे है। कंसंट्रेशन मोलर में है और टाइम कितने में है? मिनट में। ये ग्राफ हमें दे रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंपल सा। ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं तो मेरा ए जो है एन बी, ये एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक, ए इनिशियली ए था, ये जीरो था। कब? जब टाइम जीरो था। जब टाइम 10 मिनट हो गया तो ये ए माइनस एक्स हो गया और ये हो जाएगा एन एक्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। ठीक है जी। और 10 मिनट पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर है, तो ए माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एन एक्स के। सिंपल। अच्छा, a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन, यानी जो a है आपकी, उसकी कंसंट्रेशन 10 मिनट पे कितनी है? 0.03। तो ये 0.03 आ जाएगा आपका। और कितने से कम हो गई? इनिशियली 0.05 था तो 0.02 से कम हो गई, राइट? यही है ना। तो मैं लिख देता हूं भाई, इनिशियली ये 0.05 था, 0.02 से कम हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 0.02। तो कितना आ जाएगा ये? 0.03। और ये कितना हो जाएगा? n 0.02। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.03 बाय 0.02 विच इज 3/2 विच इज 1.5। आपको कितना बताना है? आपको 10n की वैल्यू बतानी है। तो 10n कितना आ जाएगा? ये 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 15 वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है जी आगे? इस सवाल को देख के क्या समझ आता है? इस सवाल को देख के समझ आता है क्योंकि पेपर 10 है तो वो हर जगह की चीज पूछ रहा है, और धीरे धीरे वो बाकी सारी जो अनटच्ड चीजें हैं उनको भी टच करेगा। तो हो सकता है वो फर्स्ट ऑर्डर को प्रेशर की टर्म्स में पूछ ले। वो नहीं पूछा है अभी तक, है ना। वो पूछ सकता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो भी पूछ सकता है। ऑर्डर निकालने को पूछ सकता है मैकेनिज्म से, वो भी पूछ सकता है। आरएनएस इक्वेशन से पूछ सकता है, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब भी आप टॉपिक को रिवाइज करके जाएं, और पिछले पेपर्स तो आप देख के ही जाएं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरीके का है एग्जामिनर का माइंडसेट। बढ़ जाते हैं आगे। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ठीक, अगला सवाल ये रहा भाई। अगला सवाल कह रहा है कि ये दे रखा आपको, क्या दे रखा भाई? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक ये रिएक्शन दिया है, एक ये रिएक्शन दी है। ठीक है, और दोनों की डेल्टा G1 डेल्टा G2, एक को असाइन किया डेल्टा G1, एक को असाइन किया डेल्टा G2। द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि किसका डेल्टा G 0 से ज्यादा, किसका डेल्टा G 0 से कम। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, यहाँ पे रिएक्शन को देख के लग रहा है कार्बन फैमिली की बात हो रही है, और कार्बन फैमिली में भी किसकी बात हो रही है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की। कैसे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेड की +4 है, यहाँ +2 है। ठीक, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है। ठीक, तो यानी +4 से +2 कौन जाता है उसके बारे में बात हो रही होगी। क्या है? हमने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है। ससी जी सुनो पंजाबी, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल हो जाती है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 2 से कम हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी वो +2 होगी, और जो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी वो +4 होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सिंपल, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, एक चीज देख के बताओ भाई, पहले रिएक्शन में +2 जा रहा है तो +2 जाना चाहेगा, तो स्टेबल रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। तो पहली रिएक्शन कैसी हो गई? स्पॉन्टेनियस, सिंपल। और अगर दूसरी रिएक्शन देखूं तो वो +4 से +2 नहीं जाना चाहेगा क्योंकि +4 स्टेबल है,
तो दूसरी रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पहली स्पॉन्टेनियस है, दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा G1 कैसा होगा? लेसर देन 0, और डेल्टा G2 कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। यही तो बताता है। ये है किसके लिए? स्पॉन्टेनियस के लिए। और ये किसके लिए है? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। सिंपल सी बात है। तो किस में मैच कर रहा है ये? आप देखेंगे ये ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा जी, क्या कर रहा है वो कर रहा है इनऑर्गेनिक और फिजिकल को ओवरलैप, ऑर्गेनिक और फिजिकल को ओवरलैप। तो धीरे धीरे वो इस तरीके से पूछ रहा है। डायरेक्टली फिजिकल पे सवाल उसने इस बार मुझे लगता है कम पूछे हैं। ठीक है जी, तो बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। आप भी कुछ इस तरीके से ही तैयारी करना चालू कर दें। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये एक सवाल दे रखा है जी। क्या कह रहा है ये सवाल? ये दिया रिएक्शन, ये एक कंपाउंड था, इसको इन सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजारा, आपको पूछा है एक्स को है, एक्स क्या है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो पहली रिएक्शन दे रखी है आपको KMnO4 के साथ। तो KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और क्या दे देगा आपको? ये KMnO4 के साथ अगर मैं ट्रीट करा दूं तो दोनों पे ही बेंजाइलिक हाइड्रोजन दे रखी है। और अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन दे रखी है तो आपको क्या देगा? आपको ये दे देगा। राइट, सिंपल सा। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है? NH3 से एक्सेस में रिएक्शन करा रहे हो, NH3 एक्सेस में दे रखा है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा CONH2 CONH2। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये हीट और H+ जो है ये पहले स्टेप में ना देके हीट अगले स्टेप में होना चाहिए, तभी तो आपका जो अमोनियम कॉम्प्लेक्स है वो NH2 में कन्वर्ट होगा। राइट, ये आ गया आपका। अच्छा, तीसरे में Br2KOH से ट्रीट करा रखा है, तो क्या हो रही है? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और ये जैसे ही इससे ट्रीट करेगा तो आपको क्या दे देगा? आपको देगा ये एक एक कार्बन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आपका क्या प्रोडक्ट आया भाई? आपका ये जो प्रोडक्ट है ये ऑप्शन 3 में दे रखा है। सो दिस इज योर एक्स। So the correct answer to this question is option 3. You have to mark option 3 as the correct answer to get full marks. तो आपको कहाँ पे पूछ रहा है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी पूछ रहा है। तो मैंने ये पिछली बार भी बताया था भाई कि आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पूछ सकता है वो जिसने मेरी चीजें देखी होंगी, जिसने मेरा प्रीवियस जस्ट इससे पहले वाला जो है एनालिसिस देखा होगा, पेपर डिस्कशन देखा होगा, उसको पता होगा। तो मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है रिएक्शन आप रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। जिसने देखा होगा उसको फायदा हुआ होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है जी आपको, अगला सवाल कह रहा है 250 cc ऑफ X इंटू इतने मोलर कंसंट्रेशन का एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेज 750.6 मोर सॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। वैल्यू ऑफ X बताने। बेसिकली क्या है? आपकी टाइट्रेशन हो रही है, किस किस की हो रही है जी? K2Cr2O7 की मोर सॉल्ट से हो रही है। अब होता क्या है? यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव, आपका Cr3 पॉजिटिव में जाता है। और ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मोर साल्ट में जो Fe3 पॉजिटिव है उसको Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करता है। सिंपल सी बात ये है। अब हमें पता है भाई N1 M1 V1 N2 M2 V2 के बराबर होगा। ये ले लेते हैं मोर सॉल्ट के लिए और ये ले लेते हैं किसके लिए? K2Cr2O7 के लिए। अच्छा, तो मोर सॉल्ट का कितना हो जाएगा भाई? मोर सॉल्ट में एन फैक्टर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एक है तो एन फैक्टर इसका एक होगा, तो एक आ गया। मोल कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.6 दी है, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम कितनी दी है? 750 सीसी दी है, तो 750 ml ये दिया है। राइट, ये आ गया आपका। ठीक, K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना होता है? 6 होता है। कंसंट्रेशन कितनी दी है? x इंटू 10⁻³ दी है। मोलर में ही है, मोलर में ही है। और 250 ml ये आपको दिया है। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितने पे कट जाएगा? 3 पे। और ये कितने पे कट जाएगा? 10 पे। तो क्या आ जाएगा भाई आपका? 10 इंटू एक्स इंटू 10⁻³ इंटू 3, ये आ जाएगा आपका। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 इंटू 1000 बाय
10, तो ये 300 के करीब आ रही है, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 300। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट, और बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो ये तो क्लियरली है भाई, CH3 पॉजिटिव है और CH3 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 ये दिया है, ठीक। अगर यहां पे देखूं तो यहां पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लग रहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगी तभी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है। रेजोनेंस भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, और यहां पे देखूं तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके हैं। क्या इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जी, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये स्टेबलाइज करेगा इसको। क्या रेजोनेंस लग रही है, नहीं रेजोनेंस नहीं लग रहा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना के उसने ऑप्शन दिए थे, तो आपको बताना था कौन सा स्टेबल है और किस वजह से, ठीक है। तो यहां पे स्टेबल कौन सा है आपका, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन CH3 पॉजिटिव, और ये किस वजह से है, आपके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की वजह से है, 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है, राइट। प्लस और अगर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑप्शन दिया है तो उस हिसाब से करना जी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मैंने पिछले पिछले पेपर डिस्कशन में ये बोला था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप करके जाइएगा, वहां से सवाल आ सकता है, वहीं से आया है जी। तो आप मेरे सारे पेपर डिस्कशन देखें, आपको लाभ होगा। बढ़ जाते हैं आगे, अगला देख लेते हैं जी। अगला अगला क्वेश्चन, आइडोफोम टेस्ट आया हुआ है। मैंने कितनी बार कहा है आप हिंसवर्ग, आइडोफोम, टोलेंस, फेलिंग, ये सब आप रिवाइज करके जाए, आपको फायदा होगा। तो आइडोफोम टेस्ट फिर से आ गया भाई। आइडोफोम टेस्ट किसको डिफरेंशिएट करता है, सबसे पहली बात आइडोफोम टेस्ट देता कौन है, आइडोफोम टेस्ट देता है आपका ये ग्रुप, ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन देगा, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये या ये या ये या ये। तो सबकी बना के देख लेते हैं भाई स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला दे रखा है CH3OH, मिथेनॉल ये हो गया, इसमें नहीं है आपका, इसमें ये CH3CO, दो कार्बन ही नहीं है तो इसमें नहीं है ये ग्रुप। अच्छा मिथेनॉल में देख लेते हैं CH3CH2OH, तो यहां ये ग्रुप है, यहां ये ग्रुप पड़ा हुआ है, तो यानी कि ये टेस्ट दे देगा, ये नहीं देगा, तो पहले ही आ गया इसका तो आंसर। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देगा, इथेनॉल दे देगा, मिथेनॉल नहीं देगा, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म देगा और ये नहीं देगा, तो पहला तो आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, एसिड ये टेस्ट नहीं देते, तो ये नहीं होगा भाई। कौन देते हैं, सिर्फ अल्टीहाइड दे सकता है, कीटोन दे सकता है, और कौन दे सकता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते ये टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट नहीं देते। अगला ऑप्शन देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है, साइक्लोप्रोपीन एंड साइक्लोब्यूटीन, अल्कीन भी नहीं देते, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अगला क्या दिया है, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, ये भी नहीं देंगे, तो ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, राइट। फिर भी आप फिर से टेस्ट को रिवाइज करके जाएं, अगले पेपर में भी आ सकते हैं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो सभी टेस्ट को एक साथ रिवाइज करके जाएं। आगे बढ़ जाते हैं जी। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है जी बोथ द ह्यूमन डीएनए एंड आरएनए, both DNA and RNA in human होगा are chiral molecules, the chirality in DNA and RNA arises due to the presence of, अच्छा जी, कायरल फोस्फेट यूनिट नहीं, फोस्फेट यूनिट कायरल नहीं होती। डी शुगर कंपोनेंट, यस डी कंपोनेंट होता है डीएनए में। अगर मैं बात करूं तो डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज, और डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये होता है जी आपका कुछ ऐसा सा, ये होता है जी। और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होती है, ये होती है, और ये दोनों ही क्या हैं, कायरल है। ये कार्बन देखो, 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 आपके क्या है, कायरल है। तो इनकी वजह से ही आरएनए और डीएनए क्या होते हैं, कायरल होते हैं। चाहे तो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में देख लें, चाहे आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में देख लें, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी शुगर की वजह से ये कायरल होते हैं। बढ़ जाते, अच्छा बेस यूनिट कायरल नहीं होती, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। एल शुगर भी होती है क्या, एल शुगर नहीं होती डीएनए में, राइट। तो बढ़ जाते हैं आगे।
चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, साइज ऑफ O2 नेगेटिव इज स्मॉलर देन F नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F इज मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे क्या O2 नेगेटिव का साइज F नेगेटिव से ज्यादा होगा या कम? जैसे जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रो सुन लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो आपका साइज बढ़ेगा, सिंपल। तो O2 नेगेटिव का साइज F नेगेटिव से ज्यादा होगा, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई आपकी? इनकरेक्ट। अच्छा दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, F की सबसे ज्यादा होती है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई? सही। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, राइट। तो आप पीरियोडिक ट्रेंड्स को रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स भी और पी ब्लॉक के ट्रेंड्स भी भर भर के पूछ रहा है। पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया उसका, राइट। तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है 0.245 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.5453 ग्राम ऑफ एन AgCl बाय केरियस मेथड। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक Cl इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है मेरे को? 0.245 ग्राम। अच्छा, AgCl कितना मिला मेरे को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से? 0.5453। तो क्या मैं यहां से मोल ऑफ AgCl निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मोल ऑफ AgCl हो जाएंगे मेरे 0.5453। Ag का मास 108 और Cl का मास 35.5, तो कितना हो जाएगा? 143.5 हो जाएगा आई गेस। ये मोल आ गए AgCl के। अच्छा, इस AgCl में एक ही Cl है, तो इतने ही मोल किसके होंगे? Cl के। तो मोल ऑफ Cl भी कितने हो जाएंगे आपके? सेम, राइट। और अगर मुझे मास ऑफ Cl निकालना हो तो Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो मास ऑफ Cl कितना हो जाएगा? और अगर मुझे परसेंटेज ऑफ Cl निकालनी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो मुझे Cl का मास चाहिए डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ Cl हो जाएगा मेरा 0.5453 इंटू 35.5 बाय 143.5 इंटू में कितना? Cl कितना? 35.5 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना? 2.245 इंटू में क्या आ जाएगा? 100। तो ये आ जाएगा मेरा क्या? परसेंटेज ऑफ Cl। इसको आप मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 55% के अराउंड आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज यहां पे और क्या क्या करना है, आप फिर से करके जाइए सारे एस्टिमेशन के मेथड। जैसे कि हेलोजन को कैसे एस्टिमेट करना है, फोस्फोरस को, सल्फर को, आपको इन सब को कैसे एस्टिमेट करना है, नाइट्रोजन को जलडाल से, नाइट्रोजन को ड्यूमा से। अभी तक उसने ये नहीं पूछा को जलडाल मेथड में नाइट्रोजन जो है कौन कौन से कंपाउंड में जो है नाइट्रोजन को एस्टिमेट कर सकता है, कौन कौन से में नहीं कर सकता। तो ये सवाल आने के चांसेस हैं, आप इसको करके जरूर जाएं। दूसरा, प्योरिफिकेशन मेथड में कौन सा मेथड किसके लिए जो है सही रहेगा, वो भी उस पर भी सवाल अभी नहीं बना है। तो प्लीज आप ये दोनों चीजें करके जाएं तो आपको फायदा होगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं जी। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा जी, 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं आपको, टोटल नंबर हो सबके अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? ऐड करने हैं। तो अगर मैं पहला देखूं, निकल है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। क्या है? CO स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन? 0। सिंपल सी बात है। पहले में किस में बोला मैंने? NiCO4 में। अगला क्या है? NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2, कॉन्फिगरेशन 3D8। क्या Cl स्ट्रॉन्ग है या वीक? Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक? Cl जो है वीक लिगेंड है। तो क्या पेयरिंग होगी? नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? 2। सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया। आगे NiCN4 2 नेगेटिव क्या दिया है? NiCN4 2 नेगेटिव। Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट Ni+2 क्या होगा? D8।
CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक? CN जो है भाई आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी? पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इवन वाले केस में हमेशा पेयरिंग होते ही अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए? 0 हो जाने चाहिए, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। PtCl4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव, Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट Pt+2 में है। Pt जो है 4d और 5d सीरीज का है, तो पेयरिंग कराएगा ही कराएगा। ये D8 होता है, D8 होगा तो N क्या हो जाएगा? अगर पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग होगी तो N क्या हो जाएगा? 0। तो सभी को ऐड करोगे आप, 2 2 0 0 0, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 02 आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 02। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगेन 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 बर्नर थ्योरी पे सवाल नहीं आया तो बर्नर थ्योरी पे सवाल आ सकता है। CFT MOT और आप क्या रिवाइज करके जाइए? BBT रिवाइज। BBT पूछ चुका है, CFT भी पूछ रहा है भर भर के। आपका एक तो कलर वाला पूछ सकता है, एक आपका बर्नर थ्योरी पे पूछ सकता है आने वाले पेपर्स में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिलेशन रिएक्शन बिटवीन KI एसिडिफाइड K2Cr2O7। अच्छा जी, जब आप K2Cr2O7 को Ki यानी I नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं तो Cr2O7 2 नेगेटिव Cr+3 में जाता है और I जो है I2 में जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्रोमियम के जो भी कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3 होगी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। अब आगे के लिए क्या करें? आगे के लिए ये करें भाई, इनऑर्गेनिक की आप रिएक्शन जो क्रोमियम की है, मैंगनीज की है, इन रिएक्शंस को आप रिवाइज कर ले, आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा। वो रिएक्शन भी पूछ रहा है, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? कह रहा है X and Y belong to the group 15. The difference between the electronegativity of phosphorus, ये phosphorus है जी, and X is greater than the difference between the electronegativity of phosphorus and Y. Okay, X and Y यार। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा भाई क्या क्या होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। पहले वाले की 3, फिर 2.1, फिर 2, फिर 1.9, फिर 1.9, ये होती है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डिफरेंस देख लेते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस एंड एक्स इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस एंड वाई। अच्छा जी, फॉस्फोरस एंड एक्स में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? 0.9, और फॉस्फोरस एंड वाई में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0.1। तो एक्स तो हो गया आपका नाइट्रोजन और वाई आपका हो जाना चाहिए आर्सेनिक। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया जी। तो आपको कॉम्बिनेशन दिए थे 4 और उसमें पूछा था कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबिलिटी बैठ रही थी तो एक्स आपका नाइट्रोजन बैठ रहा था और वाई आपका क्या बैठ रहा था? आर्सेनिक। अदरवाइज आप इस डाटा से भी चेक कर सकते हैं कि किस किस का बैठ सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस के साथ आर्सेनिक, फॉस्फोरस के साथ एंटीमनी, फॉस्फोरस के साथ बिस्मथ, तीनों ही का कम आ जाएगा। किससे? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जब लेंगे तो आप, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन में चेक करके देखना पड़ेगा। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, एक चीज क्या करनी है, क्या करना है, आप टेबल छोड़ के ना जाए, पी ब्लॉक की टेबल्स को छोड़ के ना जाए, वहां से सवाल पूछ रहा है, तो पी ब्लॉक की टेबल को छोड़ के ना जाए, आपको फायदा होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? एक कंपाउंड दे रखा है आपको, एक कंपाउंड दे रखा है आपको, उसको जेड एन हीट से ट्रीट करा के HBr से बाद में रिएक्ट कराया है, आपको बताना है डी क्या है। ये जो डी कंपाउंड बन रहा है ये डी क्या है, ठीक है जी। तो जब जेड एन और हीट कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? जेड एन क्या करेगा, दोनों Br को निकाल देगा और आपको ये अल्कीन दे देगा। तो पहला जब आप डालोगे, पहला रिएजेंट ऊपर वाला, तो आपको ये चीज मिलेगी। फिर HBr आप ऐड करा रहे हो तो HBr में पहले H जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपका H पॉजिटिव जाएगा तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और दूसरी साइड भी आ सकता है देखा जाए तो, पर इधर आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ये फर्दर क्या करेगा, आपका रीअरेंज कर जाएगा, और रीअरेंज करेगा तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा सा कुछ मिल जाएगा, राइट, ये मिल जाएगा। अच्छा, इधर आने के चांसेस ये भी हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। पर अगर यहाँ पे आता, यहाँ पे भी तो आ सकता था सिमिलरली, तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन से मिलती तो वहां वाली स्टेबिलिटी ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पे आएगा।
अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका बी आर नेगेटिव अटैक करेगा, तो बी आर नेगेटिव जब आपका अटैक करेगा तो यहाँ पे बी आर आके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा भाई, आप जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, राइट। तो आपका आंसर किससे मैच कर रहा है भाई, आपका आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन से, जो मेजर आपका बनेगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। जीओसी से पूछ रहा है भाई, जीओसी और रिएजेंट से पूछ रहा है सवाल, रिवाइज करके जाएं प्लीज, रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। ठीक है जी, बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, आइडोफोम का सवाल है ये अगेन। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव्स आइडोफोम रिएक्शन, ये देगा क्या, ये देगा क्या, ये देगा क्या, ये देगा क्या। अच्छा एसिड तो नहीं देंगे, आपको देगा कौन जिसपे क्या होगा, ये CH3CO ग्रुप होगा, है ना, यही होगा, सिंपल सी बात है। तो आपका ये इथर है, ये नहीं देगा। अच्छा एल्कोहल और अल्डिहाइड कीटोन देते हैं, सिंपल, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या ये देगा क्या, इसमें अगर CO ग्रुप है तो उसके साथ टर्मिनल एल्काइल नहीं है, इथाइल है, 2 कार्बन का बंदा है, 1 कार्बन का नहीं है, तो ये भी आपको नहीं देगा। ठीक है जी, ये आपका दे देगा इथेनॉल, कैसे, CH3CO, ये वाला ग्रुप है इसमें, H यहाँ पे, H यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये आपको थर्ड ग्रुप आपको टेस्ट दे देगा, एसिड आपको टेस्ट नहीं देगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। आइडोफोम, आप टेस्ट को हल्के में ना लें, भर के पूछ रहा है। टेस्ट कौन कौन से पूछ रहा है, एक तो एस्टिमेशन वाले पूछ रहा है, एक प्योरिफिकेशन वाले पूछ रहा है, और एक जो है दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाले पूछ रहा है। ये उसका फेवरेट टॉपिक सा दिख रहा है, आप इनको प्लीज छोड़ के ना जाएं, रिवाइज कर ले। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है जी, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। ओके, 3 मोल ए मिलाए, 1 मोल बी मिलाए, आइडियल सॉल्यूशन बनाया, बहुत बढ़िया। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 500, बहुत बढ़िया जी। आफ्टर फर्दर एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल और बढ़ा दिया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 20 mm है जी, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। बहुत बढ़िया, बड़ा आसान सा सवाल है। तो आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब आपको पता है पीटी किसके बराबर होगा, पी नोड ए एक्स से प्लस पी नोड बी जाई बी, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक। आपको बोला पहली बार में जो वेपर प्रेशर आया वो 500 आया, जब आपने 1 मोल ए मिलाया और 3 मोल बी, तो यानी मोल फ्रैक्शन ए का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1/4, और पी नोट बी एक्स बी कितना आ जाएगा 3/4, और पीटी कितना आ जाएगा 500। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक। अब आपने 1 मोल ए बढ़ा दिया, यानी मोल अब ए के कितने हो गए 2 और बी के कितने हो गए 3, ठीक है। तो अगर आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे तो पी नोट ए, अब ए के मोल कितने हैं 2, टोटल मोल कितने हो गए 5, तो 2/5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। और पी नोट बी कितना हो जाएगा मेरा, पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, मोल ऑफ बी अभी भी 3 है और टोटल मोल अभी भी 5, टोटल मोल 5 है। अच्छा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितने से इंक्रीज कर गया 20 से, तो 500 पहले था 20 से बढ़ गया, तो 520 अब हो गया। ये आपकी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपको बस सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा भाई, आप कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 2000, पहली वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 4 से उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2000 पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी। और दूसरी वाली इक्वेशन को आप जब मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो ये 500 500 2000 और 20 पंजे 100, ऐसा कुछ आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो 2500 इंटू 100 2600 ही आ जाएगा, ये आएगा 2 पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी, ठीक है। आप इसमें से उसे घटाओगे, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटाओगे तो पी नोट बी खत्म हो जाएगा, पी नोट ए आपका 1 रह जाएगा, और आ कितना जाएगा ये 600 आ जाएगा, राइट, बहुत बढ़िया। और किसी भी एक में आप वैल्यू डाल दो, इसमें डाल दो आप, तो कितना आ जाएगा ये 2600 प्लस 3 पी नोट बी, तो ये कितना आ जाएगा 600 गया तो 1400 रह गया, 3 पी नोट बी, और पी नोट बी कितना आ जाएगा आपका 1400/3, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो कितना आ जाएगा ये 3 पंजे 3 3 3 3 3 3 चौक 12 बचा 2, 3 छिक 18 बचा 2, 3 छिक 18, ये ऐसे आना चाहिए mm ऑफ
Hg, mm ऑफ Hg। अच्छा, इन्होंने पूछा किसका है? इन्होंने पूछा है प्योर ए का, और प्योर ए का कितना आ रहा है आपका? 600 mm ऑफ Hg आ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो रोल्स लॉ रिवाइज करके जाइए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन रिवाइज करके जाइए, और अभी तक एजियोट्रोप से सवाल नहीं आया उसको स्पेसिफिकली रिवाइज करके जाइए, वहां से या तो अगले में या उससे अगले वाले पेपर में जरूर आने वाला है सवाल। आप लिख के ले लो मुझसे, ठीक है जी। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। क्या कह रहा है? पोटाशियम आयोडाइड कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट in reaction with H2O2. Okay. Statement 2, when NaOCl reacts with Ki in acidic medium, NaOCl act as an oxidizing agent. अच्छा, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं भाई। रिएक्शन क्या कह रहा है भाई? आपको कह रहा है पोटाशियम आयोडाइड यानी OI नेगेटिव कैन एक्ट एज H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आपको I नेगेटिव प्लस O2 देगा, ठीक है। और तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इन्होंने दिया है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये चीज क्या हो गई आपकी? गलत। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट में देख लेते हैं क्या रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कह रहा है NaOCl यानी OCl नेगेटिव आपका I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके आपको I2 दे रहा है प्लस Cl नेगेटिव। तो खुद क्या हो रहा है? ये रिड्यूस। दूसरे को क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज। ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया। तो NaOCl रिएक्ट्स विद Ki इन एसिडिक मीडियम, NaOCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सही बात है जी। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? करेक्ट हो गई। तो आप रिडॉक्स की रिएक्शन को भी रिवाइज करके जाएं, रिडॉक्स की रिएक्शन को भी रिवाइज करके जाएं, आपका भला होगा। या पी ब्लॉक की रिएक्शन को रिवाइज कर लें, आपका भला होगा भाई, ये छोड़ के ना जाएं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आपको बोल रहा है ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास और इनके आगे कुछ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा कुछ है जी। और आगे पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये 4 आपको क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। राइट, सिंपल सी बात है। तो आपको 1 बाय 1 सभी को चेक करना है, सिंपल सी बात है जी। तो CO है, F है, 3 नेगेटिव है, क्या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा? बिल्कुल सही बात है। अगर 6 लिगेंड होते हैं तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3d2 या d2sp3 होती है, सिंपल। तो जनरली क्या होगा? अगर आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, वीक लीगेंड है, तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3d2 होगी, और जो d भरेगा वो आउटर ऑर्बिटल बनेगा। तो ए तो आपका करेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया जी। अगला देख लेते हैं NiCN4। Ni जो है +2 में है भाई, Cn जो है स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा, एक ऑर्बिटल जो डी का है वो अंदर वाला भरेगा, तो ये इनर ऑर्बिटल होगा। और 4 लीगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2। तो आपका सेकंड भी क्या है? करेक्ट है। करके दिखा देता हूं जी, करके दिखा देता हूं आपको। NiCN4 2 नेगेटिव, Ni +2 में है, D8 है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डी खाली। फिर आ जाएगा आपका S का, फिर आ जाएगा आपका P का। अब इलेक्ट्रॉन कौन भरने आएंगे? लीगेंड भरने आएंगे। तो ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, ये 2 आ गए और ये 2 आ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? DsP2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर प्लेनर। क्या इनर ऑर्बिटल है? जी हाँ, अंदर का डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल है। तो आपका बी भी क्या हो गया? सही हो। अगला 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 CONH3 3 पॉजिटिव। क्या बोल रहा है जी? CONH3 3 पॉजिटिव। तो CO+3 है, D6 है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, अंदर का डी ऑर्बिटल फिल होगा, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3, क्योंकि 6 लीगेंड है। राइट, सिंपल सी बात है। तो आप देखते हैं कि इससे मैच कर रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। तो ये भी क्या है आपका? करेक्ट है। अगला FeF63 नेगेटिव। FeF63 नेगेटिव लीगेंड कैसा है? वीक लीगेंड है, वीक लीगेंड है भाई, तो बाहर का ही भरेगा, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। तो डी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल
डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कंपाउंड पी विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7N इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, however on reaction with HCl it becomes soluble on reaction with KOH and CaCl3, it gives a foul smelling compound Q, the number of different type of hydrogen atom present in P is। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अमीन की फिर से रिएक्शन आ गई। अमीन तो उसका फेवरेट हो गया है भाई। अमीन तो बार बार पूछ रहा है, अमीन की रिएक्शन इतनी भर भर के पूछी है, मैं क्या बताऊं। ठीक है जी, कंपाउंड पी विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7N है। पी जो है आपका C6H7N है, ये है स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, हाउएवर ऑन रिएक्शन विद HCl इट बिकम सोल्यूबल। पहले सोल्यूबल नहीं था, बाद में सोल्यूबल हो गया। जब HCl से कराया तो बाद में ये क्या हो गया? सोल्यूबल हो गया। बहुत बढ़िया। इट बिकम्स सोल्यूबल ऑन रिएक्शन विद KOH। जब इसको KOH CHCl3 से रिएक्ट कराता हूं, इट गिव्स अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। तो क्या दे रहा है ये? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? एक कंपाउंड दे रहा है ये क्यों, जिसकी स्मेल कैसी है? फाउल है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा सा पता चल गया, कार्बाइलामाइन टेस्ट है हमारा। कितनी बार बोला है मैंने रिवाइज करने को, आपने रिवाइज करा होगा तो हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया। तो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड क्यों है? द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन पीस। तो आपको पी बताना है, पी में कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इसका डी यू निकाल लीजिए। तो डी यू क्या हो जाएगा? 6। ठीक है जी, 6 माइनस 7/2 प्लस 1/2, नाइट्रोजन का एक आ जाएगा +1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 +1। तो 7 में से 3 गया 4, तो 4 आ गया आपका, सिंपल सा। तो 4 बेंजीन वाला होगा, तो बेंजीन पे क्या होगा? ये NH2 होगा, राइट। तो ये आ गया कंपाउंड क्या? पी। अब देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशन से। तो मैंने देखा भाई ये मेरे को दे रखा है, इस पे NH2 है। ठीक, ये कैसा है? एरोमेटिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर होगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। बहुत बढ़िया। अब इसको जब मैं HCl से ट्रीट कराता हूं तो ये सॉल्ट बना लेगा, NH3 पॉजिटिव, ये सॉल्ट बना लेगा, राइट। बहुत बढ़िया। अब इससे ये सॉल्ट बना लेगा, तो सॉल्ट क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, तो ये सोल्यूबल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बोल रहा है KOH CHCl3 से जब मैं ट्रीट कराता हूं तो ये मुझे फाउल स्मेलिंग कंपाउंड देता है, विच इज दिस। ये भी बात ठीक है। ये जो अमीन है आपके प्राइमरी अमीन, ये रिएक्शन देते हैं। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये पी जो है आपका यही है। अच्छा, इसमें कितने तरह के डिफरेंट हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो आपका एक तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं इसके? ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे हैं? सेम। अच्छा, ये वाला और ये वाला कैसा है? सेम। और ये वाला कैसा है? एक अलग। तो कितने टाइप के हो गए हाइड्रोजन आपके? एक हो गया आपका ये वाला, एक हो गया सॉरी, एक हो गया आपका ये वाला, एक हो गया ये, एक ये, एक ये। तो 4 तरह के हाइड्रोजन आपके हो गए कंपाउंड में। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी, कंसीडर अ गैल्वेनिक सेल मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। एनोड पे H+ की कंसंट्रेशन C1 दी है और कैथोड पे H+ की कंसंट्रेशन C2 दी है। ठीक है जी। बोथ कंपार्टमेंट कंटेन द सेम मेटल इलेक्ट्रोड। बहुत बढ़िया। फाइंड ई नोड सेल, सॉरी फाइंड आपको करना है कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन जब ई नोड सेल आपका ग्रेटर देन 0 हो और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? 1 atm हो, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। और दोनों में ही क्या दिए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिए, तो दोनों की पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड में H2 क्या जा रहा होगा? H+, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक। और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, ये एनोड पे हो गया। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन, यानी कि 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या दे रहा होगा? H2। ठीक। अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो आपको दे रखी है, एनोड में C1 है, एनोड पे क्या है? C1 है, तो ये C1 हो गया आपका। और कैथोड पे क्या है? C2 है, तो ये C2 हो गया। आप ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 2H+ और 2H+, ये C2, ये C1, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आ गई आपकी रिएक्शन। H2 से H2 कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा।
सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये आपका क्या करना है, आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। नस्ट इक्वेशन क्या होती है भाई, ये होती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। मान लीजिए 298 केल्विन पे था तो 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एन। एन कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन 2 हैं, और लोग आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है C1 है और रिएक्टेंट में क्या है C2 है। या फिर क्या कर सकता हूँ H प्लस का स्क्वायर, किसमें, ये किसका था C1, C1 आपका एनोड का था, तो ये एनोड और ये कैथोड, तो एनोड अपॉन H प्लस का स्क्वायर कैथोड, ऐसा कुछ आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक। अब बस आपको वैल्यू रखनी है, तो रख देते हैं भाई। ई सेल आया, ई नोट सेल क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो ये 0 हो जाएगा, -0.059/2। अच्छा पूरे का स्क्वायर करके 2 आगे ले लूं तो ये हो जाएगा लोग H पॉजिटिव एनोड, एनोड में क्या है कंसंट्रेशन C1, तो C1 आ जाएगा बाय C2 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2 मैंने क्या ले लिया, आगे ले लिया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया, -0.509 log C1/C2। तो ये वाली टर्म कैसी है, नेगेटिव, और ये वाली कैसी है आपकी, ई सेल इन्होंने बोला है 0 से बड़ा है ना। और ई सेल को 0 से बड़ा बनाने के लिए हमें क्लियरली पता है कि C1 जो है, ये वैल्यू जो है ये 0 से कम आनी चाहिए, यानी C1 जो है C2 से छोटा आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, C1 C2 से क्या आना चाहिए, छोटा, यानी C2 बड़ा होना चाहिए। और C2 क्या है, बड़ा कहाँ है, ऑप्शन 3 में दे रखा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करके जाइए, कंसंट्रेशन पे भूलिए तो आप पीएच के सवाल जरूर करके जाइएगा, डेल्टा जी के सवाल जरूर करके जाइएगा, ई नोट के सवाल जरूर करके जाइएगा, राइट, यहां से सवाल आ सकता है। तो बढ़ जाते हैं आगे, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, टू मेटल विद वर्क फंक्शन इन रेशियो 1:2 आर एक्सपोज्ड विद photons of energy 6 electron volt if kinetic energy of A is to B is 2.642:1 then phi A and phi B value are। phi A and phi B क्या है, आपके वर्क फंक्शन है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक भाई। तो टू मेटल विद वर्क फंक्शन आर इन रेशियो 1:2 are exposed with photon of energy 6 electron volt if kinetic energy of A and kinetic energy of B are in the ratio of this। तो kinetic energy of A दे रखी है आपको by kinetic energy of B, ये कितनी दी है आपको 2.642:1, ये दिया है आपको, ठीक है। अब आपको बोला है, आपको दिया है वर्क फंक्शन दे रखे हैं दोनों मेटल के 1:2, तो फाई ए और फाई बी ये आपको 1:2 दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है भाई, ये होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं पहली चीज, पहली कंडीशन डालूं, कितना फोटोन कितना मैंने मारा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने क्या मारा फोटोन। तो पहला वाला जो था वो फाई क्या था, ए में मारा, चलो मान लेते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ए की क्या है 2.364 टाइम्स क्या है के बी के है, तो इसका ये हो जाएगा आपका 2.642 टाइम्स ऑफ के बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ऐसा कह सकता हूं, राइट, बहुत बढ़िया। और फाई ए बी क्या है आपका 5b/2 है, ऐसा कर सकते हैं। चलो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, फिर से 6 एच न्यू का मैंने फोटोन मारा, अच्छा उसका फाई क्या होगा, फाई बी होगा, और फाई बी क्या है 2 टाइम्स ऑफ फाई ए है, ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ ना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाय 2.642 है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ही है, ऐसे लिख सकता हूं सिंपल सा। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, आप पहली वाली को दूसरी वाली में से घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी -1.642 काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, राइट।
और इसको इधर ले जाइए तो 1.642 काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी फाई ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया आपका। अब किसी एक इक्वेशन में इसको रख दीजिए, किस में रखेंगे आप, पहले वाले में रख दीजिए, बताइए तो क्या हो जाएगा, 6 फाई ए कितना है 1.642 के बी प्लस 2.642 है ना, यही है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6, इसको जोड़ लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4.284 काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो भी आए वो उसको इसमें रख दीजिए, आपको फाई ए मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, यहाँ पे 1.642 काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यहाँ से क्या आ जाएगी 6/4.284, यह आ जाएगा आपका फाई ए। यहाँ से फाई ए की वैल्यू आप क्या करिए, निकाल लीजिए, एक की निकल जाएगी तो दूसरे की भी निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहां से आप सोल्व करेंगे तो ये फाई ए आ जाएगा आपका कितना 2.3, और तो ट्वाइस है फाई बी, क्या है आपका ट्वाइस ऑफ फाई ए है, तो ये आ जाएगा 4.6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स, राइट। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन रिएक्शन x2 y2 गिव 2z, ठीक है, बहुत बढ़िया। मोल्स ऑफ x2 y2 and z are at equilibrium 3 mole 3 mole and 9 mole respectively and the volume of the container is 1 liter, ठीक है। if 10 mole of z are added at equilibrium calculate the number of moles of z at new equilibrium, बहुत बढ़िया। तो आपको दिया है x2 प्लस y2 गिविंग 2z, ये दिया है। इनिशियली x के 3 मोल है, y के भी 3 मोल है और z के कितने हैं 9। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 है, तो यही क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम पे ही है। तो आप अगर केसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर बाय 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 9, राइट। बहुत बढ़िया जी। अब आपने क्या किया, सेकेंड इक्विलिब्रियम पे, इसी इक्विलिब्रियम पे आपने 10 मोल जेड के बढ़ा दिए, तो 10 मोल जेड के बढ़ा दिए तो कितने हो जाएंगे 19, 19 में से क्या कट जाएगा, अब ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी, अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें से 2 घट जाएंगे 2x, और ये क्या बन जाएगा आपका x, और ये x बन जाएगा। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका 19 माइनस 2x का स्क्वायर बाय x का, सॉरी 3 प्लस एक्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो वो कितना आ जाएगा 9। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो 19 माइनस 2x बाय 3 प्लस एक्स, ये मेरा कितना आ जाएगा 3, ठीक। इसको सॉल्व कर लेता हूं तो 19 माइनस 2x और 3 9 प्लस 3x, ये आ जाएगा आपका। तो x कितने हो जाएंगे 5x और ये हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, राइट। अच्छा ये कितना था, नए इक्विलिब्रियम पे मेरे मोल थे जेड के, जेड के थे 19 माइनस 2x, तो 19 माइनस 2x थे, तो ये हो जाएंगे मेरे 19 माइनस 2 इंटू 2, 15 आपके मोल बन जाएंगे। आई होप जेड के मोल क्या हो जाएंगे आपके 15 मोल आ जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका आखिरी सवाल हमारे पास जो मेमोरी बेस्ड आया था, ठीक है। तो ये सवाल आए हैं, इक्विलिब्रियम पे आया है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे आया है। आप ली चैटलियर प्रिंसिपल को भी रिवाइज करके जाइएगा। आयनिक में आप बफर और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से सवाल आपको नहीं दिखाया अभी तक, उसको भी आप रिवाइज करके जाइएगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सायोनारा, और आगे के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।